हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल हम पढ़ेंगे। ठीक है, भारत की जो जैसे कि हम भारत का क्षेत्रफल कितना है, उसके पड़ोसी देशों के बारे में है ना, स्थल सीमा से लगने वाले, साथ ही उसके समुद्री सीमा से लगने वाले देशों के बारे में तो सारी ट्रिक पे देखेंगे हम यहाँ पे। तो उसके लिए अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आज की वीडियो में हम भारत के भूगोल के बारे में से देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो आपके ग्रुप सी एग्जाम, उत्तराखंड के से या किसी भी स्टेट के एग्जाम में, तो ये भारत का भूगोल तो हर स्टेट में ही पूछा जा सकता है। तो जब भी आप एग्जाम देना चाहते हैं तो हर एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो देखते हैं हम भारत की जो भूगोल से संबंधित सामान्य जानकारी है उसको हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो सामान्य जानकारी पहले जब हम लिख तो भारत का भूगोल हम पढ़ने वाले हैं, भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो भारत से रिलेटेड जो क्वेश्चन अभी हाल ही में अपर पीसीएस का एग्जाम हुआ था, तो वहां पे उसने अक्षांशीय विस्तार पूछ लिया था कि अक्षांशीय विस्तार क्या है भारत का। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार क्या है भारत की पूछा गया था अभी हाल ही के एग्जाम में। तो भारत की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यानी कि भारत का जो उत्तरी गोलार्ध में जो है, भारत जो कहां पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और 8 डिग्री इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश ये क्या होता है, उत्तरी अक्षांश क्या होता है चीजें भी बताऊंगा अभी। ठीक है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा इन चीजों को भी। ठीक है, तो और जो इसका देशांतरी विस्तार जो है वो आपका है 68 डिग्री 7 मिनट। जब आप डैश की साइन लगाते हैं मिनट हो जाके आपके पास 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो ये आपका है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ठीक है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में हम बोल सकते हैं कि भारत जो है स्थित है पूर्वी देशांतर में। ठीक है, तो यानी कि भारत जो है वो कहां पर स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब अक्षांश क्या होता है, ठीक है, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि ये जो चीजें हैं मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्लियर कराऊंगा। तो उसको क्या होता है, जैसे हम ग्लोब पे देखते हैं, ग्लोब पे इसको थोड़ा इमेजिन करते हैं, तो ये जो ऊपर का जो पार्ट ये आपके पास ध्रुवीय हो जाएंगे, यहाँ पे ध्रुव आ जाएंगे, है ना। और इसी तरीके से ये जो आपके ये जो सर्कल्स जो बनते हैं, या जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाले जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये आपकी क्या होती है, अक्षांश रेखाएं होती हैं, और ये आपके इस तरीके से होती हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, यानी कि ग्लोब पर विषुवत रेखा के समानांतर, दोनों भी किसी भी तरीके से आप इसको ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो ये आप 0 डिग्री ये आपकी हो जाती है विषुवत रेखा, जिसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसको बोला जाता है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसको कहा जाता है। ठीक है, आप इसको इक्वेटर बोले या विषुवत रेखा ना, इक्वेटर या भूमध्य रेखा जो भी आप बोलते हैं, इसको इंग्लिश में इक्वेटर बोलेंगे और हिंदी में भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जो भी आपको नाम लगता है याद हो जाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री जो है वो भूमध्य रेखा आपकी हो गई। तो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में, यानी कि उसके उत्तर और दक्षिण में किसी भी स्थान पर बना हुआ जो कोण होता है या कोणीय दूरी जो होती है वो कहलाता है पहले तो अक्षांश। ठीक है, तो पहले तो हम बोलेंगे अक्षांश क्या होता है। अक्षांश क्या होता है, अक्षांश होता है कि विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में, विषुवत रेखा ये आपकी है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर जो भी आप याद रखें नाम। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में, उत्तर और दक्षिण में किसी भी स्थान की कोणीय दूरी जो होती है वो अक्षांश कहलाता है। और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, वो होती हैं भूमध्य रेखा, यानी कि सीधी सी बात है कि ग्लोब पर जो है काल्पनिक रेखाएं होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर समानांतर होती है, किसके, भूमध्य रेखा के। ठीक है, तो उनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो ये 0 डिग्री हो गई, और इस तरीके से आगे बढ़ते हुए क्या हो जाता है, 1 2 3 4 करते हुए 90
तक ये जाएगा आपके पास, 1 2 3 4 इस तरीके से ये 90 तक, यानी कि ध्रुवों पर जाते जाते जनसंख्या की जो संख्या हो जाती है वो क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। ठीक है, 90 डिग्री आपके पास आ जाएगा वहां पे। और वही नीचे भी आपके पास दक्षिण ध्रुव में भी सेम होगा। यानी कि जो हमने अभी बोला कि उत्तरी अक्षांश बोला हमने यहाँ पे, तो ये जो इमेजिनरी लाइन है हमारी जो है, इक्वेटर जो है, ये ग्लोब या पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। कौन सी, इक्वेटर जो लाइन है। और इक्वेटर के ऊपर जो भाग होता है उसको बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, और जो उसके नीचे होता है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यानी कि नॉर्थन हेमिस्फेरिकल और साउथ हेमिस्फेरिकल। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ आप बोलेंगे, इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और ये जाएगा दक्षिण गोलार्ध। चलो ठीक है, अब हमने यहाँ पे पूर्वी देशांतर भी पढ़ा था। यहाँ पे देशांतर रेखाएं जो होती है ये आपका हो गया ध्रुव, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव हो गया। ठीक है, और ये वृत्त जो इस पे है ये आपका हो गया आर्कटिक वृत्त। जो ऊपर जो होता है उत्तरी ध्रुव पे जो वृत्त है उसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, जबकि दक्षिण ध्रुव पर जो वृत्त है उसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव यानी कि ध्रुवों को मिलाने वाली जो मेन टाइम लाइन होती है, या टाइमिंग जो आपके पास जो लाइंस होती है, ध्रुवों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं इस तरीके से, इनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। ये आपकी होती है देशांतर रेखाएं। तो अब इसकी अगर हम देशांतर क्या होता है, देशांतर की परिभाषा अगर बताएं हम, तो ग्रीनविच टाइमलाइन जो है, यानी कि मेन टाइमलाइन जो है, ग्रीनविच रेखा से किसी भी स्थान पर, ग्रीनविच रेखा से पूर्व या पश्चिम में किसी भी स्थान की कोणीय दूरी जो होती है वो देशांतर कहलाता है। ठीक है, और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं हमने एक ग्रुप आपको दिखाई है कि देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है जो कि उत्तर से दक्षिण में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली होती है। ठीक है, साथ ही ऐसा कह सकते हैं कि ये अक्षांश रेखाओं को भी प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या होती है, कहां पर मिलती है रेखाएं, आपकी ध्रुवों पर मिलती है, जो हमारी होती है देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बात क्लियर हो गई कि देशांतर रेखाएं क्या होता है और अक्षांश रेखाएं क्या होता है। और यही चीज हमने ऊपर पढ़ा था कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में हमने ऊपर पढ़ा भी। अब ये जो आपका होता है, यानी कि जो 66.5 डिग्री आपके पास, 90 डिग्री पे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे आपको ध्रुव हो जाते हैं, पोलर जोन हो जाता है। तो पोलर आपके ये पोल क्या हो जाएंगे आपके पास, यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। अब यहीं पे बात करते हैं, जब हम यहाँ पे 0 ये है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आगे बढ़ते हैं, तो एक जगह ऐसी आएगी आपके पास जहां पे हम बोलेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है, 23/2 उत्तरी ध्रुव। ठीक है, नॉर्थ में जो है उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। हम यहाँ पे उत्तरी अक्षांश पढ़ रहे थे ना, उसी तरीके से यहाँ पे पढ़ेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होता है वो आपका हो जाएगा कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो होगी विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर से 23.5 डिग्री उत्तर में जो होगी वो आपकी होगी कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री से दक्षिण में। ठीक है, तो 23.5 डिग्री दक्षिण में जो आपके पास हो जाएगी वो हमारी हो जाती है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक तो आपका हो जाएगा कर्क रेखा जो कि आपका उत्तरी ध्रुव में आपके पास आ जाता है, यानी कि विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में जो आपके पास रेखा होगी उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ में जो होगी उसको बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, क्लियर है। यहीं से अगर हम विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री ऊपर की अगर हम बात करते हैं, 66.5 डिग्री ऊपर जो सर्कल होता है उसको बोलते हैं हम आर्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। वहीं अगर हम 66.5 डिग्री अगर नीचे आए हम, यानी कि साउथ में 66.5 डिग्री जो साउथ में है उसको हम बोलते हैं 66.5 डिग्री, यानी कि विषुवत रेखा से साउथ में जब आपके पास जाते हैं उसको बोलते हैं हम अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ आपका आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री आपका साउथ जो है वो आपके पास हो जाएगा अंटार्कटिक वृत्त हो जाएगा। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कर्क रेखा क्या होता है और मकर रेखा क्या होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए, इसमें कुछ चीजें हैं, हमें ये चीजें मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा इसको, यानी कि जो सारी चीजें हमारे पास है ये मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ रहे थे कि उत्तरी अक्षांतर पूर्वी देशांतर क्या होता है,
तो जब ये जो पार्ट है यानी कि ये जो ग्रीनविच मेन टाइमलाइन है, जो ग्रीनविच जो यानी कि आपका यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में जो है ग्रीनविच जो है वहां पे इसको 0 डिग्री माना गया है। अब 0 डिग्री इधर साइड जाएंगे तो 180 इधर आएगा, और 0 से इधर साइड जाएंगे तो 180 डिग्री। ये गोल है ना, ये तो इमेजिन करिए, सो गोल है, ग्लोब है आपके पास, गोल है ये, ठीक है। तो 1 2 3 4 इस तरीके से जाते हुए इधर 180 डिग्री आएगा और इधर 180 डिग्री, यानी कि कुल मिला के कितना होगा 360 जो आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं कितनी है आपकी 360 है। वहीं अगर अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो अक्षांश रेखा कितनी है हमारे पास, ये आपके पास जाएगी 90 ऊपर और 90 नीचे, यानी कि आपके पास ये तो 0 आपके पास जाएगी, फिर 1 2 3 0 1 2 3 4 5 है ना, 90 और 90 180 और प्लस 181, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगी इमेजिनरी लाइन जो आपकी होती है अक्षांश रेखा देशांतर रेखाएं। विषुवत रेखा के ऊपर का जो भाग होता है उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग होता है उसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। वहीं अगर बात करते हैं आप ग्रीनविच टाइमलाइन की, जो ग्रीनविच टाइमलाइन की यानी कि राइट साइड का भाग जो होगा, अभी मेरे राइट साइड जो भाग इधर का साइड इसको हम बोलते हैं पूर्वी देशांतर, और इधर का जो भाग उसको बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। तो अब आपके पास ये इमेजिन आपके पास हो गया होगा कि हमारा भारत जो है वो किस स्थान पर लाई करेगा, यानी कि हमारा भारत कुछ इस जगह पर क्या होगा लाई करता है। क्लियर है, कहां पर है, इस स्थान पर है, क्योंकि उत्तरी अक्षांश है तो उत्तरी अक्षांश आपके पास हो गया, और पूर्वी देशांतर तो पूर्वी देशांतर तो इधर हमारा भारत जो है वो स्थित है, ठीक है। कहां पे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट पर ये उत्तरी अक्षांश का फैला हुआ है, इतना फैलाव है इसका, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 4 मिनट का फैलाव है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तरीके से डिग्री जो है वो घूमी हुई है, यानी कि जो इसको दिखाया गया है, जो इमेजिनरी लाइन देशांतर रेखाएं हैं उनको प्रत्येक डिग्री में दिखाया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके से दिखाया गया, तो लगभग यानी कि 360 डिग्री में ये आपके पास आ जाएगा। तो उसी बीच में क्या हो जाएगा, ये दोनों चीजें भी आपकी आ जाएंगी, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश आपके पास आ जाएगा। वहीं देशांतर की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट जो होता है वो आपका पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा तब हम वहां पे पढ़ेंगे कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, एप्साइड लाइन क्या होती है, उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़ने के लिए है। फिलहाल हम सिर्फ ये देख रहे थे कि उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर की बात हो रही है, तो हमारा भारत हम कहाँ पे होगा, इस ग्लोब पे आप देख सकते हैं हमारा भारत कहाँ पर स्थित है, ठीक है। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब इसको थोड़ा हटा देते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। तो ये तो सिर्फ बेसिक चीजें थी इसलिए आपको पता होनी चाहिए कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। अक्षांश देशांतर क्या होता है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं क्या होती है आपको पता होनी चाहिए थी। चलिए ठीक है, तो ये हमारा हो गया विस्तार हो गया आपका, ठीक है। तो अक्षांश से विस्तार ये भी क्वेश्चन पूछा भी गया था, अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भारत जो है वो कहां पर स्थित है, तो 8 डिग्री 6 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है उत्तरी अक्षांश में है, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में इसका फैलाव है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसका बात करते हैं, इसकी जो मेन आपके पास है कि हम भारत का क्षेत्रफल जो है, ये सामान्य जानकारी हम अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, जो सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का, यानी कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। जो पूरे विश्व का क्षेत्रफल है उसका 2.42% है भारत का क्षेत्रफल। ये चीज ध्यान रखिएगा, आप इस चीज को तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2.42% क्या है, भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का, और क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। हम क्षेत्रफल को हमेशा क्या करते हैं वर्ग मीटर में या वर्ग किलोमीटर वर्ग सेंटीमीटर में लेके चलते हैं, इसलिए यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। और अगर बात करते हैं भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो है 7वें नंबर पर। कहां पे है, 7वें नंबर पर स्थित है। भारत के क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का जो है वो 7वें नंबर पर आता है। भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है। इससे पहले कौन कौन आते हैं उसके लिए आप ट्रिक याद रखेंगे, RCCABA आप याद रखेंगे। आर से यानी कि आपके पास हो जाएगा रसिया, रूस,
ठीक है, तो सबसे बड़ा यानी कि विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? रूस है। रूस के बाद दूसरा है आपका पास, दूसरा आपके पास हो जाएगा कनाडा। ठीक है, क्या है? कनाडा है। तीसरा है आपके पास चीन। चौथा आपके पास यूएसए, यानी कि मैंने ए लिखा है, यानी कि अमेरिका, यूएसए। बी से आपके पास हो गया ब्राजील, और ए से आपके पास हो गया ऑस्ट्रेलिया। ए से क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। अब छह देश आपके पास, 1 2 3 4 5 6, अगर सातों आपका हो गया भारत। और अगर आठवें की भी बात करते तो भारत के बाद आता है अर्जेंटीना। तो आपको 7 देश आपके याद होंगे, 6 तो आपके है और एक आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर कभी भविष्य में जैसे कि आपके पास आ जाता है, कभी सीरीज में लगाने के लिए उसने देते, ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे बड़ा देश कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का, तो रूस है। भारत का भी कई बार पूछा है कि भारत का प्लेस जो है विश्व में कौन सा नंबर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 7वां है। लेकिन कभी क्रम लगाने के लिए दे दिया तो आपको याद क्या रखना है? आरसीसी एबीए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पास चीजें क्लियर हो गई होगी कि भारत के क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, और यह विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। और साथ ही भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। उससे पहले 6 देशों के नाम लिखवाए हैं मैंने, वो भी आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है? ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं तो अब पॉपुलेशन की दृष्टि से तो पहले तो चाइना था, है ना, पहले चाइना था, तो अभी क्या हो गया? भारत आ गया है। तो भारत का जो पॉपुलेशन में पहले स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत का जो अक्षांश से, यानी कि जो उत्तर और पश्चिम जो है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है, यानी कि उत्तर से दक्षिण का जो फैलाव है भारत का, या उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी है, और पूर्व से पश्चिम की दूरी है। ठीक है, तो भारत जो है इसका जो उत्तर से दक्षिण के जो विस्तार है, या उत्तर से दक्षिण तक, यानी कि आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो ऊपर से नीचे तक जो विस्तार है, वो है 3,214 किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 3,214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम जैसे भी लेना चाहो, आपके पास हो गया 2,933 किलोमीटर। ठीक है, ये आपके पास गुजरात से लेकर जो अरुणाचल प्रदेश हमारा पूर्वी जिला पर जो आपका पूर्वी राज्य पड़ता है, तो आपके पास अरुणाचल प्रदेश हो गया, और पश्चिमी राज्य हमारा कौन सा हो गया? गुजरात हो गया। और उत्तर में आपके पास जम्मू कश्मीर हो गया, और दक्षिण में आपके पास हो गया तमिलनाडु। ठीक है, तो यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम अगर इस लेंथ को बात करेंगे 3,214 किलोमीटर। और वहीं आपका जो पश्चिमी, जो सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है? सरक्रीक है ना, तो सरक्रीक और पूर्वी जो आपके पास किबिथु है, यानी कि आपका अरुणाचल प्रदेश में किबिथु, और सरक्रीक आपका गुजरात में है। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की जो विस्तार है, चौड़ाई जो है भारत की पूर्व से पश्चिम की, वो है 2,933 किलोमीटर। बात क्लियर है? यहां तक आपके फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब कुछ चीजें जो है भारत में भी चेंज हुई है, जैसे कि हम यहाँ पे देखे चलते, पहले देख लेते हैं यहाँ पे स्थलीय सीमा की लंबाई जो भारत की है, स्थलीय सीमा की लंबाई, तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? वो है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर जो है वो स्थलीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, स्थलीय सीमा की लंबाई भारत की कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अब आपके पास क्या है कि इसकी तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो तटीय सीमा की लंबाई जो भारत की है वो अब बदल गई है, वो हो गई 11,098.81 किलोमीटर। ठीक है, 11,098.81 किलोमीटर जो है वो भारत की तटीय सीमा की लंबाई है। पहले ये जो लंबाई जो थी, पहले जो 1970 में जो बताई गई थी, जो लंबाई बताई गई थी, तो हम पढ़ते थे 7,516.6 किलोमीटर, ये पढ़ते हैं। तो ये जो है अब ये नहीं रहेगी, जो 7,516.6 आप पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी। ठीक है, अब ये नहीं रहेगी, 2024 में इसको चेंज कर दिया गया है। 2024 में इसको चेंज कर दिया गया है। तो इसमें सभी जो चीजें थी, तब सिर्फ तटीय राज्यों के बारे में बात की थी, अभी सारे जो जितने भी जो नीचे की जो भी तटीय जो लाइन है, तो सबको जोड़ दिया गया है। तो तटीय सीमा की आपके पास कहां से कहां हो जाएगी? तो देखते हैं यहाँ पे, देखो, तो ये आपके पास यानी कि गुजरात से लेते हुए, राजस्थान से होते है ना, यहाँ से अब नीचे आते हुए, तो ये आपका जो हो गया कश्मीर, तमिलनाडु से होते हुए, कन्याकुमारी से होते हुए, ठीक है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश से होते हुए ये आपका पूरा पश्चिम बंगाल तक का जो एरिया आता है, ये आपका होता है तटीय सीमा। क्या होती है? तटीय सीमा, यानी कि जो तट पे जो स्थिति जो हमारे जो राज्य हैं, इसको बोलते हैं हम तटीय सीमा। समुद्र तट के आसपास जो राज्य जो स्थित हैं, जिनकी सीमाएं जो है वो समुद्र से लगती हैं, वो हमारे हो जाते हैं तटीय सीमा वाले राज्य। तो ये आपके तटीय सीमा वाले राज्य आपके हो जाएंगे। ठीक है, तटीय सीमा वाले राज्य की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर हम लेके चलते हैं यहीं से तो आपके पास सबसे पहले तो गुजरात आ जाएगा, है ना।
गुजरात के नीचे आ जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपके पास आ जाता है गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद इधर आपके पास करेला केरल, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु आपका सबसे दक्षिणी आपका जो राज्य कौन सा है, तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु से फिर अगर हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो आपके पास फिर आ जाएगा इधर आपका तेलंगाना आ जाएगा, सॉरी आंध्र प्रदेश आ जाएगा, और फिर उससे ऊपर आएंगे तो आपका हो जाएगा उड़ीसा, और यहाँ ऊपर आते थे पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या जाएंगे, तटीय राज्य होंगे। कुल कितना तटीय राज्य है, 9 राज्य है। अब उन 9 राज्य की पूरी तटीय सीमा की जो लंबाई है पहले 7516 मापी गई थी 1970 में, लेकिन अभी जो है 2024 में इसको हटा दिया गया है, या अब जो नई लंबाई है वो कितनी है, 11,098.81 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा ये आपका करंट से भी क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, 1 साल पुराना भी है, 2024 में ही मेरे भी लास्ट में हुआ था ये, 2024 लास्ट में। तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, और आपका ज्योग्राफी से भी रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो अब आप इसको भूल जाओ, 7516 नहीं, अब क्या है 11,098 क्या है 81 है। तो पहले जो थी वो सिर्फ और सिर्फ क्या थी, सिर्फ और सिर्फ राज्य की लंबाई थी, वही थी। अब जैसे खाड़ी हो गए, मुहाने हो गए, या जो अनेक चीज दर्रे वगैरह जो हो जाते हैं उसमें, ठीक है, या प्रवेश द्वार हो गया, या प्रवेश द्वार से रिलेटेड या कोई भी अन्य जो भूभाग है उन सबको जोड़ दिया गया है इसके अंतर्गत, तटीय भूमि के अंतर्गत, जो इसी बीच में आती है, इसके बीच में जो आती है मतलब, ठीक है। तो पहले सिर्फ राज्य की ली गई थी, अभी जो है यहाँ पे मुहावने, जो मुहाने हो गए और प्रवेश द्वार हो गए, ठीक है। तो ये सब सभी को यहाँ पे जोड़ा गया है, और इसको अब यहाँ पे लेके आया गया है 11,098.81 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूं कि हमारे जो तटीय रेखा वाले जो राज्य कौन कौन से हैं, तो तटीय वाले राज्य कौन कौन से। अब देखो मैं इस मैप के क्रम के हिसाब से लिख रहा हूं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे ज्यादा किसकी सीमा किसकी ज्यादा कम है। ज्यादा में तो गुजरात ही भी है, गुजरात ही सबसे ज्यादा में है, थोड़ा आगे पीछे हुआ क्योंकि पहले जो था दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश था, ठीक है। दूसरा राज्य पहले क्या था, आंध्र प्रदेश था, लेकिन अब दूसरे नंबर पे तमिलनाडु आ गया है, ठीक है। तो मैं अभी मैप के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि मैप के अकॉर्डिंग क्या होगा, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, गुजरात आएगा, नीचे हम महाराष्ट्र आ जाएंगे, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद हम आ जाएंगे, महाराष्ट्र के बाद क्या आ जाता है यहाँ पे मैप में, गोवा, गोवा आएगा, गोवा के बाद आ जाता है कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आएगा केरल, केरल के बाद नीचे हम आएंगे तो तमिलनाडु, तमिलनाडु। अब ये पूर्व की तरफ आते हैं, तो ये पूर्व की तरफ जब हम आते हैं तो आपके पास हो जाएगा, पूर्व की तरफ जब आते हैं तो आपका तमिलनाडु यानी कि आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और फिर ऊपर आएंगे आपका उड़ीसा, तो ओडिशा, ठीक है, और फिर हम ऊपर आ जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ये जो आपके हैं वो आपके तटीय राज्य हैं। कितने हो गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही मैंने आपको पहले बताया था कि तटीय राज्य जो कितने हैं वो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि तटीय राज्य कितने हैं। तटीय राज्य भारत के हैं 9 राज्य। तट सीमा यानी कि समुद्री रेखा से या समुद्र से जो अपनी सीमा साझा करते हैं तटीय राज्य हो गया, यानी कि समुद्र तट पर जो बसे हुए हैं तटीय राज्य हो जाएंगे। तो कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं। 9 राज्यों को हमने क्या देखा, आप मैप के हिसाब से इस क्रम में आप याद रखेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आ जाते हैं क्षेत्र, है ना। इधर से इधर आएंगे तो आपके ये जो क्षेत्र पड़ जाता है वो आपके पास आंध्र प्रदेश जाता है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हो जाता है। तो 9 राज्य आपके हो जाएंगे ये इस तरीके से। तो इनमें सारी चीजें मिली हुई हैं। अब इस सबको जो पूरी तटरेखा जो है यहाँ पे, ये जो आपकी पूरी लाइन जो यहाँ से आता है कि जो लेंथ हो गई वो कितनी, 11,098.81 किलोमीटर है। 2024 में इसको बताया गया है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, क्वेश्चन जैसे बन जाते हैं कि जो 1970 में इसको डिसाइड किया गया था, है ना, 7,516 जो थी 0.6 जो थी वो 1970 में इसको डिसाइड किया गया था। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि 1970 की तुलना में वर्तमान जो तटीय रेखा है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो या तो आप परसेंटेज निकालो या तो आप डायरेक्टली लिख लो 47.5 किलोमीटर, या सॉरी परसेंटेज पूछ रहा है, तो 47.5% की यहाँ पे जो हुई है वृद्धि हुई है, ठीक है। 47.6% की यहाँ पे क्या हुई है, वृद्धि हुई है इस तटरेखा में। अब यहाँ पे देखो, पहले गुजरात की जो लंबाई जो थी वो कितनी थी, 1663 किलोमीटर थी, है ना। पहले हम यही पढ़ते थे गुजरात की तो तटीय रेखा की लंबाई जो है वो कितनी है, 1663 किलोमीटर है, हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब 1663 नहीं है, ये सबसे ज्यादा वृद्धि अब इसी में हुई है,
ठीक है, यानी कि जो सबसे बड़ी तो इसी की है, अब इसकी है 2340 किलोमीटर। तो गुजरात की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 2340 किलोमीटर है। और पहले हम ये पढ़ते थे गुजरात, और गुजरात के बाद हम देखते थे आंध्र प्रदेश को, है ना। पहले पढ़ते गुजरात और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश के हमारे जो तटीय रेखा की लंबाई अधिक थी। लेकिन अब गुजरात के बाद जो है वो अब दूसरे नंबर पर आ गया है तमिलनाडु। तमिलनाडु की हो गई है 1066। कहां तमिलनाडु? ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की लंबाई कितनी? 1066 किलोमीटर हो गया तटीय रेखा की लंबाई। तमिलनाडु के बाद अब तीसरे नंबर पे, यानी कि पहले दूसरे नंबर पे था आंध्र प्रदेश, अब तीसरे नंबर पर चला गया आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा की लंबाई है 1053 किलोमीटर। वही अगर हम बात करते हैं चौथे नंबर पे जो है, चौथे नंबर पे जो है वो है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की है 721। अब पश्चिम बंगाल में इसलिए बता रहा हूं, अब भी बता सकती 721 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल की मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो 2024 में जो नई जो तटीय रेखा जो बताई गई उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि जो है वो पश्चिम बंगाल में ही हुई है। पश्चिम बंगाल राज्य में ही सबसे अधिक वृद्धि हुई है, जो कि हुई है 357% वृद्धि हुई है इसमें। इसकी जो यानी कि 357% जो है वो वृद्धि हुई है पश्चिम बंगाल की तटीय रेखा में। ध्यान रखिएगा 1970 के मुकाबले जो है पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है वो हुई है पश्चिम बंगाल में 357% की। तो मुख्य जो राज्य जो अभी जो रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है। तो मुख्य रूप से जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सब कुछ में जोड़ दिया गया है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो मतलब क्रम जो रहे हैं, जो इस टाइम पे जो वृद्धि हुई है वो हुई है गुजरात में हुई है। गुजरात के बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तमिलनाडु, केरल और पौंडीचेरी। ठीक है, तो पौंडीचेरी में भी ये वृद्धि हुई है। तो मुख्य रूप से इन जो 5 यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जो हैं, यानी कि 4 राज्य और के केंद्र शासित प्रदेश में ये जो तटीय रेखा की लंबाई देखी गई है, यानी कि वृद्धि देखी गई है, और जो सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है वो कहां पे देखी गई है? पश्चिम बंगाल में देखी गई है। ठीक है, तो 357% वृद्धि है। तो आपके पास क्वेश्चन ये करंट का है, ये करंट है आपके पास, ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे आपके पास परसेंटेज पूछ सकता है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, या अब वर्तमान में कौन सा राज्य पहला यानी कि सर्वाधिक तटीय सीमा रेखा वाला है। तो पहले भी गुजरात, अभी भी गुजरात है, लेकिन पहले गुजरात की 1663 किलोमीटर लेंथ थी, अब हो गई 2340 किलोमीटर। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरा राज्य कौन सा है, पहले आंध्र प्रदेश था, ठीक है, अब है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु की 1066 किलोमीटर है। वहीं अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की 1053 किलोमीटर है, और चौथे नंबर पर है पश्चिम बंगाल। हो सकता है आपके पास सीधे क्रम लगाने के लिए दे दे, चाहे वो आपका पूर्व से पश्चिम दे दे, है ना, ये जो आपके पास इस तरीके से मैप के अकॉर्डिंग दे दे, या आपको दे दे कि लेंथ के हिसाब से, तटीय लंबाई के हिसाब, तटीय रेखा की लंबाई के हिसाब से बता दे कि दे दे उसे 4 स्टेट बोलो, अब उनको बताओ कि कौन सा इसमें क्रम सही है, या कौन सा घटते से बढ़ते, बढ़ते से घटते क्रम में जो भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको सबसे ज्यादा क्या है, गुजरात है, दूसरे नंबर पर आपके पास क्या कौन आ गया, तमिलनाडु, पहले आंध्र प्रदेश, अब तमिलनाडु है, अब आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर है। ठीक है, गुजरात की जो तटीय सीमा की लंबाई 2340 किलोमीटर। वहीं अगर हम बात करें तमिलनाडु की 1066, आंध्र प्रदेश की 1053, पश्चिम बंगाल की 731। सर्वाधिक वृद्धि जो देखने की को मिली है 1970 की तुलना में, वो मिली है पश्चिम बंगाल में, 357% जो है वृद्धि देखने को मिली है। क्लियर है यहाँ पे बात। और 46.7% जो है वो कुल जो वृद्धि हुई है इसके मुकाबले, पहले 7516.6 थी, अभी ये है। तो अब या तो आप माइनस कर दो, फिर परसेंटेज निकाल दो, या तो ये कर सकते हैं आप, या डायरेक्ट याद रखो कि 47.6% की जो वृद्धि जो है वो तटीय रेखा में 1970 के मुकाबले भारत को देखने को मिली है। आई होप सो आपको तटीय रेखा का समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत की पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। अब इनमें आपके पास ट्रिक्स आएंगे यहाँ पे। अब ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से हम याद करेंगे, है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश। अब भारत के पड़ोसी देश जो है वो कुछ स्थलीय भी हैं और कुछ समुद्री देश भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों साझा करते हैं। तो दोनों को हम भी पढ़ेंगे और सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। चलिए पहले सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं भारत के पड़ोसी देश, है ना। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि भारत के पड़ोसी देश
यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, स्थलीय सीमा साझा करते हैं। स्थलीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और यहाँ से भी हम पढ़ेंगे कि जो राज्य हमारे जो ये जो कंट्रीज हैं, नेबर कंट्रीज हैं, उनसे कौन कौन स्टेट भारत के अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा लेक्चर होने वाला है, क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन बहुत चीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है और बहुत सारी यहाँ पे मजेदार तरीके से समझाऊंगा और बहुत डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, भारत के पड़ोसी देश जो स्थलीय सीमा वाले हैं, इसके लिए आप ट्रिक क्या याद रखेंगे, इसके लिए आप ट्रिक याद रखेंगे, बचपन में एमबीए किया। क्या क्या भाई, बचपन में क्या क्या उसने एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया। अब यहाँ पे जो आपके भारत के पड़ोसी देश जो हैं, जो आपका जो ट्रिक रखी गई है वो रखी गई है अकॉर्डिंग टू लेंथ, यानी कि भारत के साथ किसकी सर्वाधिक सीमा है, सबसे ज्यादा सीमा किसकी है, पश्चिम यानी कि बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश जो है वो सर्वाधिक सीमा जो है वो भारत के साथ साझा करता है। दूसरा हमारे पास आ जाएगा चीन, तीसरा हमारे पास आ जाएगा पाकिस्तान, चौथा हमारे पास आ जाता है नेपाल। एक एक करके बताऊंगा कितनी कितनी सीमाएं साझा करता है। एम से आ गया म्यांमार, बी से आ जाएगा भूटान और ए से आ जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करते हैं, तुम्हारे ट्रिक पे हो गया, इस ट्रिक पे और चीज क्या याद रखने, आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितनी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन पूछा गया बांग्लादेश का, तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है वो भारत से 4096.7 किलोमीटर की सीमा जो है वो साझा करता है। उसके बाद चीन साझा करता है 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। उसके बाद पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की लंबाई जो है वो भारत की सीमा जो है पाकिस्तान कितनी साझा होती है। नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो नेपाल जो है, नेपाल से 1751 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो या सीमा जो है साझा करता है। वहीं म्यांमार की हम बात करेंगे तो म्यांमार जो है वो 1643 किलोमीटर की जो दूरी है वो, यानी कि जो लंबाई है, सीमा जो है भारत के साझा करता है। भूटान 699 किलोमीटर की दूरी सीमा जो है साझा करता है। और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा जो है वो भारत के साथ साझा करता है। ये है हमारे सभी जो पड़ोसी देश है उनकी भारत के साथ कितनी कितनी सीमा जो भारत जो है उन पड़ोसी देशों के साथ जो लगती है भारत की। ठीक है, क्वेश्चन बांग्लादेश से कई बार पूछा जा चुका है कि भारत का सर्वाधिक जो पड़ोसी देश जो है, पड़ोसी देशों में सर्वाधिक जो सीमा कौन सा देश साझा करता है ना। तो सबसे बड़ी सीमा रेखा वाला राज्य देश कौन सा भारत के साथ, तो वो आपका है बांग्लादेश। और ये भी पूछा गया कि कितनी है, तो 4096.7 किलोमीटर पूछा गया ये भी। ठीक है, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई ये चीजें हैं। अभी हम इनकी एक एक करके इनके स्टेट पढ़ेंगे, कितने स्टेट से लगती है। ठीक है, किन किन स्टेट से लगती है ये भी हम पढ़ेंगे इसमें। लेकिन अभी हम थोड़ा बात करते हैं कि इनसे जो हमारे जो पड़ोसी देश है, इनसे भारत की कितने राज्य की सीमाएं करती है और सबसे ज्यादा कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश से बांग्ला आ रहा है, देखो इसको याद कैसे रखना है, बांग्लादेश से बांग्ला आ रहा है तो यानी कि पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की सबसे अधिक सीमा लगती है बांग्लादेश से की। ठीक है, पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा सीमा जो है बांग्लादेश से। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक सीमा साझा करता है, वो करता है पश्चिम बंगाल। कितनी करता है, ठीक है, कितनी करता है, 2216.7 किलोमीटर। ये पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो साझा करता है बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल। चीन के साथ किसकी है, तो चीन के साथ किसकी होगी, अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ जो सीमा साझा करता है वो करता है अरुणाचल प्रदेश करता है। और अरुणाचल प्रदेश जो है चीन के साथ करता है और इसकी है 1080। अरुणाचल प्रदेश कितना है, 1080 किलोमीटर जो है वो सीमा साझा करता है चीन से। पाकिस्तान का हो जाएगा, पाकिस्तान से सबसे ज्यादा सीमा जो लगती है वो लगती है राजस्थान की। अच्छा मैप हटा दिया मैंने ऊपर से, राजस्थान की सीमा सबसे ज्यादा लगती है। ठीक है, अब राजस्थान की पाकिस्तान से कितनी सीमा लगती है, वो लगती है 1170 किलोमीटर। 1170 किलोमीटर। नेपाल से लगती है उत्तर प्रदेश की। नेपाल से किसकी लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है। और नेपाल से उत्तर प्रदेश की 651 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है, 651 किलोमीटर की सीमा जो है उत्तर प्रदेश जो है नेपाल के साथ साझा करता है। अब देखो
चीन और म्यांमार का सेम है, तो यहाँ पे आपके पास अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। यानी कि म्यांमार के साथ और चीन के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश जो है सीमा साझा करता है, और अरुणाचल प्रदेश का 520 किलोमीटर की सीमा जो है वो साझा करता है। 520 किलोमीटर की सीमा जो है वो साझा करता है। और भूटान के साथ जो है असम की सीमा सबसे ज्यादा लगती है, वो है 267 किलोमीटर की सीमा जो है असम के साथ साझा करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, चीन और म्यांमार, इसलिए सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमाओं वाला राज्य जो है वो कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। क्लियर है? ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री जो है सबसे ज्यादा किसकी है? वो आपका अरुणाचल प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपके पास कुछ चीजें थी यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे देखा कि सबसे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, और पड़ोसी देश जो हैं वो किसी किसी भारत के राज्य से सबसे अधिक सीमा साझा करते हैं और कितनी कितनी करते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि जो भी पड़ोसी देश हैं भारत के, वो कितनी कितनी जो सीमाएं जो है, कितने किलोमीटर की सीमा जो है वो भारत के साथ साझा करते हैं। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपके पास 15,000 जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, 15,200 किलोमीटर लगभग जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, तो पूरा हमारा जो, जैसे हम यहाँ पे गुजरात से लेते हुए, गुजरात से अपर जो पूरा आपका टोटल मतलब जो स्थलीय सीमा जो पूरी है भारत की, जो बाउंड्री जो बाहर की है, तो पूरी की पूरी आपके पास 15,200 किलोमीटर ये सब को मिला के बैठेगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं पड़ोसी देशों के बारे में। हमने भाई पड़ोसी देश तो पढ़े, अब उनके भी तो देखेंगे। हमने तो ये तो देखा कि भाई पड़ोसी जो देश हैं वो भारत से इसके साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो इनके साथ सीमा साझा करते हैं, उसके लिए अब आ जाते हैं हम ट्रिक्स पे। तो बहुत शानदार ट्रिक्स हैं, मजेदार ट्रिक्स हैं, उनको आप याद करिएगा, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ लिया जाएगा तो आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए। अगर आपको ट्रिक याद है, ट्रिक समझ में आई हुई है, तो आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलिए ठीक है, पहला हम बात करते हैं बांग्लादेश को उठाते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश को उठाना बहुत जरूरी है। तो बांग्लादेश के लिए हम यहाँ पे लेके चलेंगे, तो क्या है? असम के मेघों ने त्रिपुरा में रमती। इसके लिए ट्रिक क्या है आपके पास? ट्रिक है कि असम के मेघों ने त्रिपुरा में रम पी। तो देखो भाई, दो तो आपके स्टेट यहीं पे आ गए हैं, एक तो असम आ गया, त्रिपुरा आ गया है। एक तो आपका असम हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया? त्रिपुरा हो गया। दो स्टेट आपके आगे। मेघों से आपके पास मेघालय, मेघों से मेघालय, रम से मिजोरम, क्या हो गया? मिजोरम, और पी से पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो कितने लगती है? 1 2 3 4 5, 5 राज्यों की सीमा लगती है। किस राज्य की सर्वाधिक सीमा साझा होती है? पश्चिम बंगाल। अभी पढ़ाया था ना, कितना बताया था मैंने? 2216.7 किलोमीटर, तो इसकी सीमा लगती है। ठीक है, चलिए दूसरा हम लेके चलेंगे चीन। 55 चौ से चीन। ठीक है, तो चीन को लेके चलो यहाँ पे। तो चीन आपके पास आ जाएगा, और चीन के लिए हम याद रखेंगे JHUSA, झूसा। क्या रखेंगे? झूसा याद रखेंगे। तो जे से आपके पास जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू का कौन सा क्षेत्र? लद्दाख क्षेत्र जो है वो साझा करता है। एच से आपके पास हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जम्मू कश्मीर से आपके पास क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। यू से अपना प्यारा उत्तराखंड। एस से आपके पास हो जाएगा सिक्किम, और ए से अरुणाचल प्रदेश। और सर्वाधिक सीमा इनमें से कौन साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश करता है। चीन से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? 1 2 3 4 5, 5 राज्यों की सीमा लगती है। चलिए ठीक है, 55 प से हम देखते हैं। प, अब देखते हैं प से आपके पास जाएगा पाकिस्तान, है ना। तो पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले राज्य की अगर हम बात करें, तो उसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, पंगुराज। क्या याद रखनी है? पंगुराज याद रखना है। तो प से आपके पास हो जाएगा पंजाब, जी से आपके पास गु से यानी कि गुजरात, रा से यानी कि राजस्थान, और जौ से यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर का लद्दाख वाला क्षेत्र जो है वो साझा करता है अपनी सीमा किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। चलिए ठीक है, 55 नेपाल। नेपाल मैंने पहले बताया है ना कि आपका वही क्रम है, सबसे ज्यादा
बांग्लादेश की सीमा लगती है, फिर चीन की, फिर पाकिस्तान की और फिर नेपाल की। अब इनमें आपको अगर आपको ट्रिक याद है तो अगर ट्रिक याद है तो आपको यहाँ पे स्टेट के नाम भी होंगे, और अगर क्वेश्चन आ गया कि सबसे ज्यादा सीमा किसकी होती है तो वो भी आप बता सकते हैं। और ये क्वेश्चन ये भी आ गया कि कितने स्टेट जो है फलाने देश के साथ सीमा साझा करते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेपाल। नेपाल के लिए आपको याद रखनी है ट्रिक बसपू, BSPUU। एक बसपा पार्टी है ना, बसपा है ना, राजनीतिक पार्टी है भारत की, है ना, तो क्या है बसपा। तो बसपा को आप बसपा न पढ़िएगा, बसपू याद रखेंगे। बसपू क्या है, नेपाल को आप बसपू से याद रखेंगे। तो बी से आपके पास आ जाएगा बिहार, एस से सिक्किम, पी से सिक्किम, पी से आपके पास पश्चिम बंगाल आ जाएगा, यू से आपके पास हो गया यूपी, और यू से आपके पास हो गया उत्तराखंड। अब नेपाल की सीमा सबसे ज्यादा किस स्टेट से लगती है, वो यूपी से लगती है। नेपाल की सीमा सबसे ज्यादा कौन साझा करता है, उत्तर प्रदेश साझा करता है नेपाल के साथ, 651 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। चलिए ठीक है, अगला हम यहाँ पे देखते हैं। मैंने यहाँ पे पाकिस्तान से कौन करता है, ये करता है राजस्थान करता है। ठीक है, पाकिस्तान, राजस्थान, ठीक है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। याद करने के बहुत तरीके हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। ठीक है, बचपन हो गया। मैं MBA मतलब म्यांमार। तो म्यांमार के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है। इसके लिए आप ट्रिक क्या याद रखेंगे, मन में, MAN मन, और मी। ठीक है, अब एक तो पूरा मन से को ले लो, पूरे मन को हम अगर बना देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, मन से मणिपुर, मन से मणिपुर। ए से अरुणाचल प्रदेश, एन से आपके पास जाएगा नागालैंड, और मी से मिजोरम। और म्यांमार से सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कौन करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारे पास दो और बचे हुए हैं, एक बचा है भूटान और दूसरा बचा है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान को सीधे हम वही लेके चलेंगे, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला क्षेत्र है ना, जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख वाला जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो है लद्दाख, वो है जम्मू अफगानिस्तान के साथ लगता है। और भूटान का लेके चलते हैं, है ना, भूटान। तो भूटान के लिए ट्रिक आप याद रखेंगे, पास। देखो किसी भी दो जगह जाने के लिए, जैसे कि पहाड़ों के बीच होता है ना, गलियारे बने होते जो दर्रे, जिसको बोलते पास, है ना, आसपास जाने के लिए, देशों में जाने के लिए जो होते पास होता है दर्रा। तो भूटान और भारत के बीच क्या है, आप याद रखेंगे, भारत और भूटान के बीच एक पास है। भारत और भूटान के बीच क्या है, एक पास है ना, भारत और भूटान को मिलाता कौन है, पास है। तो पास क्या हो गया, पी से पश्चिम बंगाल, ए से अरुणाचल प्रदेश, ए से असम, और एस से सिक्किम। और भूटान से सबसे ज्यादा जो है वो असम जो है अपनी सीमा साझा करता है। और भूटान से कौन करता है, असम जो है वो सबसे अधिक सीमा जो है वो साझा करता है। ठीक है, और बाकी आपके पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गया, और एक अफगानिस्तान 7। तो भारत के स्थलीय सीमा से लगे हुए देशों की संख्या कितनी है, 7 हो गई। कौन कौन से हैं, पढ़ लिया बचपन में, MBA किया। किस किस स्टेट से कितनी जो, यानी कि हम किस किस स्टेट से उनकी सीमाएं लगती है, हमने वो भी देखा कि भारत के पड़ोसी राज्य से, पड़ोसी देश से भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं, है ना। और साथ ही हमने ये भी देखा कि कितनी सीमाएं जो है वो देश साझा करते हैं भारत के साथ। कौन सा भारत का राज्य है जो उन देशों के साथ अपनी सर्वाधिक सीमा डिसाइड करता है, ठीक है, या साझा करता है। साथ ही उनके नंबर से अगर आपको पूछा तो वो भी आपके पास रहेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अब बताओ क्वेश्चन कैसे बनेंगे। यहाँ पे हो सकता है जैसे आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे, जैसे देखो यहाँ पे इतने सब कुछ हमने यहाँ पे पढ़ा, नागालैंड सिर्फ एक ही बार है ना। तो क्वेश्चन आपके पास पूरे निम्न में से किस राज्य से नागालैंड की सीमा साझा नहीं होती है, या किस राज्य से होती है। ट्रिक आपको याद है सबके सब, तो आप फटाफट इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अब ये देखो, आपका जो स्थलीय सीमा से या भारत के जो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देश हैं या राज्य हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका कोई भी गलत नहीं होना चाहिए और ना ही डाउट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है।
कुल मिलाकर, अब कुल जो है यहाँ पे टोटल जो हमने यहाँ पे जो 7 स्टेट जो हमने पढ़े हैं उसमें अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो भारत के जो 16 राज्य जो है, भारत के 16 राज्य जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या करते हैं, साझा करते हैं, यानी कि राज्यों के पड़ोसी जो 16 राज्य जो है वो पड़ोसी देशों से अपनी सीमाएं जो है साझा करते हैं। ठीक है, होप सो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़ने के लिए मिली होंगी और बहुत चीजें आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिली होंगी। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसी चीजों में। अब हमारे पास एक चीज, कुछ चीजें आपके पास आ जाती है कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है, इसको बोलते हैं हम, भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ लाइन। क्या है, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन जो है इसको 1947 में डिसाइड किया गया था। कब निर्धारित किया गया था, 1947 में इसको डिसाइड किया था भारत और पाकिस्तान के बीच, कि 15 अगस्त 1947 को इसको डिसाइड किया गया था। और ऐसा कह सकते कि रेड क्लिफ के नाम पर इसको रखा गया, तो सी के रेड क्लिफ उनका नाम था, तो रेड क्लिफ के नाम पर इसको रेड क्लिफ रेखा नाम दिया गया। दूसरी रेखा जो हम बात करेंगे वो है चीन के साथ। चीन के साथ जो है वो आती है आपकी मैकमोहन लाइन। कौन सी आती है, मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन जो है, मैकमोहन सीमा जो है वो भारत और चीन के बीच है, जो कि 1914 में शिमला समझौते में जो है, या शिमला में इसको निर्धारित किया गया था 1914 में। ठीक है, वहीं अगर भारत और अफगानिस्तान के बीच की बात करते हैं, भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान तो वैसे तो अब नहीं है ये, ठीक है, यहीं पे कर देता हूं इसको। पहले जब भारत यानी कि जब पाकिस्तान जो था वो भारत का एक पार्ट था, है ना, भारत का एक पार्ट था, और 1947 में विभाजन हो गया। तो सर डुरंड के द्वारा 1896 में सर डुरंड के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था, जिसको हम बोलते हैं डुरंड रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डुरंड रेखा बोलते हैं, जिसको 1896 में सर डुरंड के द्वारा इसको निर्धारित किया गया था। अब ये भारत और अफगानिस्तान के बीच लाई गई थी, भारत और अफगानिस्तान के बीच लाई गई थी, लेकिन बाद में, अब जब से ये विभाजन हो 1947 के बाद से, तो 1947 के बाद से किसके बीच होगी, फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में होगी। किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में होगी। ठीक है, तो यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, सॉरी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये सीमा जो है डुरंड रेखा स्थित है, जिसको 1896 में भारत और पाकिस्तान के बीच में किया गया था। 1947 में जब भारत जो है विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो उसके बाद से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। ठीक है, चलिए दूसरा हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि जो राजनीतिक की जो प्राकृतिक सीमाएं हैं, है ना, तो ये तो आपके पास से खींची गई लाइन है, ये भी आपके पास बनाई गई लाइन है। म्यांमार और भारत के बीच जो सीमा बनाती है वो बनाती है पटकाई की पहाड़ियां। कौन सी होती है, पटकाई की पहाड़ियां। भाई देखो ये क्वेश्चंस आते हैं, ये बेसिक सी चीजें है ये। ठीक है, ज्योग्राफी आप पढ़ रहे भारत का, तो इसमें आपको जानिए पटकाई की पहाड़ियां जो है वो भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। वहीं अगर हम भारत और नेपाल की बात करेंगे, तो भारत का जो भारत और नेपाल की में बात करते हैं, तो उत्तराखंड में और भारत के यानी कि नेपाल और उत्तराखंड के बीच में कौन सी है, काली नदी बनाती है ना, तो वही काली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच की सीमा बनाती है। और भारत और नेपाल के बीच सीमा कौन सी लाइन बनाती है, कौन सी बनाती है, काली नदी बनाती है। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन, भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा आपके पास जाएगी, डुरंड लाइन। म्यांमार और भारत के बीच पटकाई की पहाड़ियां, ठीक है, और नेपाल और भारत के बीच काली नदी जो है वो सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, क्लियर है बात, यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा अब हम बात करते हैं अन्य के बारे में, यानी कि तो आपके स्थलीय देश थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर समुद्री सीमा से लगने वाले देशों के बारे में। ठीक है, किससे, समुद्री सीमा से लगने वाले देशों के बारे में बात करेंगे। तो समुद्री सीमा कौन कौन से देश जो है भारत के साथ साझा करते हैं, वो चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश हम कहेंगे, और कौन से, जो समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। तो भारत के पड़ोसी देश कौन से, अब स्थलीय सीमा हटा दो, अब यहाँ पे हमारी आ जाएगी समुद्री सीमा से लगे हुए देश कौन कौन से हैं। तो समुद्री सीमा से लगे हुए देश कौन कौन से हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए पाकिस्तान, हमने इसको पहले पढ़ा था स्थलीय सीमा में।
बांग्लादेश, इसको भी हमने पढ़ा था पहले स्थलीय सीमा में, और म्यांमार, इसको भी हमने पहले पढ़ा था स्थलीय सीमा में। तो आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि निम्न में से कौन से देश की सीमा या कौन सा देश भारत से स्थलीय और समुद्री सीमा साझा करता है। ठीक है, तो तीन तो आपको याद रखने हैं। ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। इसी के साथ जो आ जाता है हमारे पास, तो वो आता है थाईलैंड। थाईलैंड के बाद हम लेके चलेंगे इंडोनेशिया, मालदीव और श्रीलंका। तो हो गया आपके 7 देश। तो स्थलीय सीमा से भी लगने वाले 7 देश हैं और समुद्री सीमा से भी लगने वाले 7 देश हैं। तो जिसमें से 3 तो आपके कॉमन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, साथ ही उसके बाद जो आपके थाईलैंड, इंडोनेशिया, मालदीव और श्रीलंका जो है वो अन्य के साथ जो है यानी कि जो सीमाएं जो है वो साझा करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब इसको हम यहाँ पे देखें, श्रीलंका के साथ जो भारत को जो अलग करती है, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जब हम आते हैं, यानी कि जो आपका जो ये इस तरीके से हमारा होता है ना, भारत ये है और नीचे आपका जो है श्रीलंका है छोटा सा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे है तो इसके बीच जो होता है इसको बोलते हैं हम पाक जल संधि। क्या बोलते हैं? पाक जल संधि। पाक जल संधि। ठीक है, तो पाकिस्तान जल संधि जो होती है ये क्या करती है? पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि, या हम बोल सकते हैं पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य, या आप कह सकते हैं मन्नार की खाड़ी। ये चीजें जो है भारत और श्रीलंका के बीच क्या है? सीमा का निर्धारण करती है, या हम कह सकते हैं कि भारत को सीमा जो भारत की सीमा पर भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, और जो पाक जल डमरू मध्य जो हम राम सेतु देखते हैं या राम सेतु पढ़ते हैं वो कहां पर स्थित है? पाक जल संधि में ही राम सेतु स्थित है। कहां पर? पाक जल संधि में ही क्या है? राम सेतु स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे पाक जल संधि। तो सबसे ज्यादा, अब हमें आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा समुद्री सीमा जो है वो कौन सा देश साझा करता है, या सॉरी निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो सबसे निकटतम कौन सा है? वो आपका है श्रीलंका। पहले श्रीलंका और दूसरे नंबर पर आता है इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये जो ऐसे देश यानी कि श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम जो पड़ोसी देश है, समुद्री पड़ोसी देश है, वो कौन सा है? इंडोनेशिया है। ठीक है, तो इंडोनेशिया कहां पर है? निकोबार द्वीप समूह ये कहां पर है? जो अंतिम जो द्वीप है ग्रेट निकोबार के दक्षिण में। तो इंडोनेशिया कहां पर का है? अंडमान निकोबार का जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है उसके दक्षिण में जो है इंडोनेशिया आपका क्या है? स्थित है। ठीक है, तो आई होप सो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा और इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। देखो यहाँ से किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टेट्स की बताई हैं, बाउंड्रीज बताई, उनसे आपके पास किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, जैसे आपके पास मैं डाली बोल रहा कि आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा कि फलाने देश के राज्य कौन सा देश से भारत का स्टेट जो है वो सीमा साझा करता है। ठीक है, तो उस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन सा नहीं करता, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कौन से राज्य जो है वो कर्क रेखा से नहीं मिलते उत्तराखंड की, या कर्क रेखा किन राज्य से होकर नहीं गुजरती उत्तराखंड की। तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा जिससे नहीं होती है, बाकी से गुजरती है, वो दे देगा। तो हम यही पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगला हम यहाँ पे पढ़ते हैं 82.5 डिग्री से होकर जाने वाली रेखा जो से होने कर जाने वाले भारत की किन किन स्टेट से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री होती है। 82.5 डिग्री पहले है क्या, उसके बारे में पहले देखेंगे, फिर हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो भारत की जो मानक समय रेखा है, भारत की जो है भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय रेखा, वो सब चीजें हैं हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो उत्तराखंड के बच्चों के पास तो नहीं है वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक, तो क्योंकि आपका ग्रुप सी के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए तो आपको होना ही चाहिए एटलीस्ट। सौरमंडल का और पड़ोसी देशों का जो जैसे जो मेन टाइमलाइन है, और अक्षांश देशांतर जैसे हमने पहले पढ़े हैं। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय रेखा क्या होती है, तो जो बेसिक नॉलेज चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जो भारत की वो है 82.5 डिग्री।
अब 82.5 डिग्री जो है ये कौन सा देशांतर है? अब हमने पहले ऊपर पढ़ा था पूर्वी देशांतर, क्योंकि पूर्व है ना भारत, तो पूर्वी देशांतर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत की मानक समय रेखा है, जो कि ग्रीनविच टाइम से क्या है 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच टाइम से क्या है 5.5 घंटा जो है ये आगे है। अब देखो हमने उसमें पढ़ा था कि जब हम ग्लोब में पढ़ते हैं कि आपका मेन टाइमलाइन हो गया और इधर साइड जो आपकी देशांतर रेखाएं होगी पूर्व और पश्चिम में, ठीक है। तो जब हम ग्रीनविच टाइम से यानी कि जो इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम का जो ग्रीनविच है उससे जब पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो टाइम बढ़ता है, और इससे पश्चिम की तरफ आएंगे तो टाइम घटता है। 12 समझ, और दोनों के बीच 12 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। हम इसको पूरा प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 0 डिग्री पे आपका क्या है ग्रीनविच टाइमलाइन है, यहाँ से 82.5 डिग्री इधर पूर्वी साइड है, तो पूर्वी देशांतर में है, तो यानी कि इसलिए 5.5 घंटे का समय यहाँ पे जो होता है वो आगे होता है। मतलब अगर ग्रीनविच में दिन के 12 बज रहे होंगे तो भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। क्लियर है? 5-5.5 घंटे का टाइम आगे होगा। और भारत की जो समय रेखा जो है वो भारत की कहां से गुजरती है? इलाहाबाद से होकर गुजरती है। इलाहाबाद यानी कहां से? मिर्जापुर इलाहाबाद से होकर गुजरती है। मिर्जापुर इलाहाबाद के, अगर एग्जैक्ट प्लेस की बात करते हैं तो नैनी प्लेस पड़ता है वहां पे, है ना। तो नैनी से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब इस रेखा के अंतर्गत भारत के कितने स्टेट आते हैं या भारत के कितने राज्यों से 82.5 डिग्री जो होती होकर गुजरती है, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो यानी कि जो मानक समय रेखा भारत की जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो गुजरती है आपकी 5 राज्यों से होकर। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन बन जाता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी गुजरती है 5 राज्यों से। अब उसके लिए यह ट्रिक आपको याद रखनी है। ट्रिक क्या होगी आपका? यहाँ पे ट्रिक है कि मध्यगढ़ का यूपी और उड़ीसा का, मध्यगढ़ का यूपी और उड़ीसा का एमपी। मध्यगढ़ का यूपी है और उड़ीसा का क्या है? एमपी है। मध्य से मध्य प्रदेश, गढ़ से छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, उड़ीसा से आपके पास क्या जाएगा? उड़ीसा से आपके पास हो जाएगा उड़ीसा ही, आपके पास उड़ीसा ही है ना। उड़ीसा तो आपके पास क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। और 1 2 3 4, अरे यार, मध्यगढ़ का यूपी, उड़ीसा का एपी। मध्यगढ़ का यूपी, उड़ीसा का एपी, तो एपी से आपके पास क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके जो ट्रिक में हमारे 5 स्टेट आगे हैं, 1 2 3 4 5। तो आपके पास क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि भारत की मानक समय रेखा जो है उत्तर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से। कौन कौन से हैं? मध्यगढ़ का यूपी, उड़ीसा का एपी, ठीक है। कहां से होकर गुजरती है? मिर्जापुर की, इलाहाबाद से होकर गुजरती है, ठीक है। इलाहाबाद की मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कितना टाइमिंग क्या है, तो 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच टाइमलाइन से। ग्रीनविच टाइमलाइन आपका इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, जहां पर उसको डिसाइड किया गया कि उसी जब सम्मेलन वहां पे हुआ था तो वहां पे बताया गया कि ये जो 0 डिग्री है उसको माना गया, और उसके पूर्व की तरफ चलेंगे तो उसका टाइम बढ़ता है, पश्चिम की तरफ टाइम घटता है, ठीक है। इस तरीके से डिसाइड किया था। तो ये आपके पास हो गया मानक समय रेखा। मानक समय रेखा के इतना टॉपिक याद कर लीजिए, बात खत्म। अब देखो यहाँ पे तो उलझाने के लिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से डाल सकता है। 4 स्टेट दे देगा, उसमें से एक स्टेट दे देगा, इनमें से कौन सा है जिससे मानक समय रेखा जो है भारत की गुजरती है, और बाकी 3 नहीं, उनसे अलग दे देगा। तो आपको ये ट्रिक याद है तो आप दे सकते हो। तो फिर क्वेश्चन कैसे पूछे आप, चाहे वो गुजरने वाले पूछ रहा है, चाहे वो नहीं गुजरने वाले स्टेट से पूछ रहा है, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपका आंसर इजी हो जाएगा अगर आपको ये चीज याद है तो, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कर्क रेखा, ठीक है। वीडियो तो बहुत लंबी हो रही है और यहाँ पे लगभग 1 घंटा होने वाला है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें सिखाने के लिए मिल रही है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा की हम यहाँ पे बात करते हैं तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है
भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसके लिए आपको ट्रिक क्या याद रखनी है, ट्रिक याद रखनी है, राम मित्र, राम मित्र गुम्प झाछ, राम मित्र गुम्प झाछ। चाहे आप अब इसको पश्चिम से पूर्व की तरफ चलो, पूर्व से पश्चिम की तरफ चलो, तो आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी जो गुजरती है वो गुजरती है राजस्थान से, म से महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में चल जाता, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, ग से गुम्पझाछ है ना, गुम्पझाछ, गुजरात, प से पंजाब, झा से झारखंड, छ से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़, और प से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो 8 स्टेट से जो है भारत की जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा आपके पास हो गया, राजस्थान, गुजरात। अगर हम इसको पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे तो यानी कि जो हम मैप में पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं, सॉरी हाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ जो चलते हैं, तो पहले आपके पास राजस्थान आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा गुजरात, ठीक है, राजस्थान गुजरात, फिर हम मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, और फिर मिजोरम आ जाएगा अंत में। यानी कि पश्चिमी जो है वो आपका मिजोरम हो जाएगा, और पश्चिमी जो आपके पास पूर्वी मिजोरम और पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, अगर हम मैप के अकॉर्डिंग लिखें इसको, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो थोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात आ जाएगा आपके पास, गुजरात के बाद आपके पास मध्य प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, और फिर आ जाएंगे छत्तीसगढ़, फिर छत्तीसगढ़ के बाद आ जाएगा झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप यहाँ पे ये देखो पश्चिम से पूर्व की ओर का जो क्रम है, इस क्रम में आपको कभी कभार हो जाता है कि क्रम लगाने के लिए दे देगा, क्रम बताओ इससे कौन सा सही क्रम है। ठीक है, 4 स्टेट दे देगा कि बताओ क्रम कौन सा है, पश्चिम से पूर्व क्या है, पश्चिम से पूर्व क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर, कैसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, लेकिन आपको चीज याद है। और कितने स्टेट है तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो सबसे ज्यादा यानी कि 8 स्टेट जो है यहाँ पे कर्क रेखा जो है उत्तर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और ट्रिक क्या है, राम मित्र गुम्प झाछ है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पे अक्सर एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी क्वेश्चन मैंने अभी तक देखे हुए हैं तो उड़ीसा उसमें होता ही होता है ना, उड़ीसा उसमें होता है, वही आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि वही रहता है कि जो कर्क रेखा से नहीं गुजरने वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो कई बार क्वेश्चन पूछे निम्न में से कौन सा राज्य जो है, या कर्क रेखा किस निम्न में से भारत का कौन सा राज्य है जिसे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चन में उड़ीसा ही रहता है आंसर में। ठीक है, जितनी बार पूछा गया उड़ीसा पूछा उसने। अब बाकी अब देख लीजिएगा उसके हिसाब से जो भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपको याद है तो ठीक है। हो सकता है आपके पास क्रम लगाने के लिए कि पश्चिम से पूर्व का क्रम सजाइए या पूर्व से पश्चिम का क्रम सजाइए, तो आपको ये वाला नीचे का भी याद रखना है। ठीक है, क्लियर है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भारत की जो पृथ्वी की जो चुंबकीय रेखा है, पृथ्वी की जो चुंबकीय रेखा है, पृथ्वी की जो चुंबकीय रेखा है, मैग्नेटिक लाइन जो है, चुंबकीय रेखा जो है पृथ्वी की, वो दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। कहां से, ये क्वेश्चन पूछा गया, त्रिवेंद्रम, दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है विषुवत रेखा, यानी कि चुंबकीय रेखा। चुंबकीय रेखा जो है वो विषुवत रेखा के दक्षिण यानी कि दक्षिणी भाग से, या भारत के दक्षिणी या दक्षिण भारत से चुंबकीय विषुवत रेखा, ठीक है, चुंबकीय विषुवत रेखा जो है वो भारत के या यानी कि दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम कहां पर, इसमें केरल से होकर गुजरती है।
ठीक है, ध्यान रखना स्टेट अगर आपके पास है तो स्टेट भी आप ध्यान रखना यहाँ पे। तो भारत की जो सर्वाधिक, इसमें बात करते हैं कि सर्वाधिक राज्य जो है, भारत का ऐसा राज्य जो सर्वाधिक राज्य से सीमा साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो भारत के 8 राज्यों से मिलती है। उत्तर प्रदेश जो है भारत के 8 राज्यों से अपनी सीमा जो है साझा करता है। अब 8 राज्य कौन कौन से हो गए उसके, दोस्तों आपके पास 8 राज्य कौन कौन से, पहले तो अपना उत्तराखंड ही ले लो, ठीक है। उत्तराखंड के बगल में क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भी से लगता है, हरियाणा लगता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और बिहार हो गया। तो भारत का सर्वाधिक राज्य, यानी कि भारत का ऐसा राज्य जो सबसे ज्यादा राज्यों से अपनी सीमा साझा करता, तो आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। 8 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी आपके सीमाओं वाले मैंने आपको पढ़ाया है देश में। ठीक है, तो आपके पास जैसे क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि पूर्वोत्तर, आपके पास बोल देगा कि निम्न में से किस पूर्वोत्तर राज्य की सीमा जो बांग्लादेश से नहीं मिलती है ना, बांग्लादेश से नहीं मिलती है, हो सकता है चीन से दे दे, हो सकता है आपके पास कुछ और नेपाल से दे दे, पूर्वोत्तर राज्य बोल रहा है, पूर्व में जो है। ठीक है, तो कौन सा नहीं जोड़ता है, आपको ट्रिक याद है तो आप कैसे भी क्वेश्चन आपके पास है तो आप उसको इजीली से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो आपका जो फिजिकल जो है, जो सीमाओं वाला जो टॉपिक है वो आपका पूरा का पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए प्रॉपर ढंग से। ठीक है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत का कौन सा जो राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो 3 से त्रिपुरा, त्रियो तीन है ना, यानी कि त्रिपुरा जो है 3 राज्य, 3 तरफ से जो है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो बाकी जो है अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश जो संकोच नदी जो है, संकोच नदी, एक नदी आती है संकोच नदी, संकोच नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच जो है वो सीमा बनाती है। संकोच नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच जो है सीमा बनाती है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे चीजें हैं जो कि, चलो ठीक है, इसको पूरा खत्म कर देते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पे आता है कि यांगयाप दर्रा जो है वो जो दर्रे हैं भारत के कुछ प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, भारत के कुछ प्रमुख दर्रे में फटाफट यहाँ पे लिख देता हूँ उनको, या फिर आप इस चीज को तो आप लर्निंग कर सकते हैं चीजों को, है ना, ये तो लर्निंग करना वैसे भी। तो जो दर्रा आपका क्या है, जैसे कि आपका काराकोरम दर्रा है, जोजिला दर्रा है, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल दर्रा, ये आपके कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। वहीं अगर बात करते हैं सी से सिपकिला हो गया, रोहतांग दर्रा हो गया, सिपकिला दर्रा हो गया, रोहतांग दर्रा हो गया, और बड़ा लाचा, सिपकिला, रोहतांग, ये आपकी कहां पर स्थित है, ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नीति, माणा, लिपुलेख, टेंगरी बिंगरी, ये सब कहां पर आपके हैं, उत्तराखंड में स्थित हैं। ठीक है, साथ ही नाथुला दर्रा, जेलपला दर्रा, या फिर आपके नाथुला, जेलपला, ये सारे ये आपके कहां पर स्थित है, ये सिक्किम में स्थित है। और बोमडिला, यांगयाप, डिफू, बोमडिला, यांगयाप, डिफू, ये आपके हैं अरुणाचल प्रदेश में। और तुजु दर्रा जो है ये आपका है मणिपुर में। तुजु दर्रा जो दर्रे जो है किस किस को मिलाते हैं, इसकी मैं अलग से शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे आज बहुत सारी चीजें होगी और बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए मिली होगी, बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिली है जो कि आपके हर एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को फॉलो जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही मेरे फेसबुक चैनल या फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन नव्या अकेडमी आप सर्च करेंगे तो वहां पे आपके पास मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम पे भी चैनल पे, टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, कुछ नोट्स वगैरह कर दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, करंट अफेयर की चीजें, वो मैं उस पर शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं नए टॉपिक में भारत के भौतिक स्वरूप के रूप में।